फर्स्ट सवाल देखो, कह रहा है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज वेबर। तो वेबर जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बी से, यानी इस यूनिट को, वेबर को, मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं इधर फाई से, या उसके नीचे में सबस्क्रिप्ट बी लगा दें। इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका फॉर्मूला होता है फाई बी इक्वल टू बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं बी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर। ओके, गॉस लॉ जो इसके लिए होती है वो होती है ज़ीरो, यानी बी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर इक्वल टू ज़ीरो होती है। सेकेंड, अंडर व्हाट कंडीशन डज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स? तो मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे जा रही है, ओके, किस कंडीशंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा? जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में हो। तो अभी ये कह रहा है ऑलरेडी मोशंस में है, तो मोशन किस तरह की होगी, यानी डायरेक्शंस की बात कर रहा है। तो देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का क्यू वी क्रॉस बी। बेसिकली ये हो गई क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। तो थीटा की कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल है? सारी ही एप्लीकेबल है, सिर्फ 0 और 180 वाली एप्लीकेबल नहीं है, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होने चाहिए। यानी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शंस है ना, वो डायरेक्शंस वेलोसिटी जो है वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, ये नहीं होनी चाहिए, या एंटी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। अदरवाइज सारे ही केस में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0 नहीं होनी चाहिए और वेलोसिटी 0, यानी रेस्ट पे नहीं होनी चाहिए। थर्ड कह रहा है राइट वन कंडीशन अंडर विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पहला कंडीशन हो गई जब चार्ज स्टेशनरी होगा, चार्ज क्या होगी, स्टेशनरी होगी, रेस्ट पे होगी, तो भी इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा, जो चार्ज की वेलोसिटी होगी वो पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये दो कंडीशंस हैं जिसमें कि फोर्स 0 लगेगी। चौथा, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड? 0 अभी ही सिखाया। जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो फोर्स 0 लगती है। 5, इन सब का आंसर आप इससे निकाल सकते हो, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से। राइट एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। लॉरेंज फोर्स जो होती है, लॉरेंज फोर्स वो होती है क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अगर यहीं लिखा होता लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, तो उस केस में केवल क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना था। अब आ जाओ नेक्स्ट। If a charged particle is projected in a parallel direction to magnetic field, then what kind of trajectory
इट विल हेल्प। तो देखो कह रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब इसी डायरेक्शंस में एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है ना, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, सेम होगी, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शंस में इंटर हुई उसी डायरेक्शंस में आगे मूव करेगी। अगर कोई दूसरी फोर्स लग रही है तो वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो देखो इसकी नेचुरल वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगी, तो उसकी डायरेक्शंस, नेट डायरेक्शंस कुछ इस तरह का हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी नहीं, इसलिए ट्रेजेक्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। 7. State Biot-Savart law. Express it in vector form also. तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो बायोट सावर्ट लॉ के लिए आपको एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी, ये x और ये y। यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, I इधर जा रही, ये IDL एक करंट एलिमेंट है। अब ये जो करंट एलिमेंट है यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ एक पॉइंट लिया P, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसी को बताएगा। तो करंट एलिमेंट से इसकी जो लेंथ हो गई वो मान लो r है, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, r वेक्टर, ओके। और करंट एलिमेंट और इस पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रही है वो कितनी है, थीटा। तो बायोट सावर्ट ने बोला जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट dB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एलिमेंट दैट इज IDL, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। तो इसको कंबाइन करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसकी मैग्नीट्यूड लिखो, ठीक है, तो वो हो जाएगी उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो यहाँ आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगी dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये हो गई। क्वेश्चन नंबर हम 8 अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ये थोड़ी सब्जेक्टिव टाइप के सवाल है। 9. डिफाइन SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। तो SI यूनिट जो होती है वो होगी टेस्ला, रिप्रेजेंट T से करते हैं। और देखो F इक्वल टू Q V क्रॉस B है, मतलब कि अगर यूनिट चार्ज यानी चार्ज Q कितनी होनी चाहिए, यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, मूव करेगी एक मैग्नेटिक फील्ड में और उसके ऊपर फोर्स 1 न्यूटन लगेगा, तो हम कहेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, 1 टेस्ला है। इस फॉर्मूले से हमें डेफिनेशंस बनाना है। इसको ऐसे भी आप अगर इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दो तो क्या हो जाएगी, क्यू वी बी साइन थीटा, B इक्वल टू फोर्स कब होगा, F अगर पहले चार्ज 1 कूलम हो जाए, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड आ जाए, थीटा 90 डिग्री हो तो ये साइन 90 हो जाए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर हो गई, फोर्स के बराबर हो गई। क्लियर, इसी को डिफाइन करना है, ओके। तो कैसे डिफाइन करोगे, जब एक चार्ज
जब एक 1 कूलम की चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल के साथ एंटर कर रही है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलम है वो इस फील्ड के 90 डिग्री एंगल में एंटर कर रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 1 मीटर वेलोसिटी के साथ। तब इस चार्ज के ऊपर यहाँ जो फोर्स लगेगी वही फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और कितनी होगी, 1 टेस्ला। अगर 1 टेस्ला को डिफाइन करना है तो हमें ये कहना पड़ेगा, ये थी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, कि अगर फोर्स 1 टेस्ला लगे, फोर्स कितनी लगे, सॉरी 1 न्यूटन लगे, आई रिपीट, अगर एक चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलम है परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करती है और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होता है, इस चार्ज के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 1 टेस्ला। एक बार और मैं रिपीट करूँगा, अगर 1 कूलम की चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ एंटर करती है एक मैग्नेटिक फील्ड में और एक्सपीरियंस करती है 1 न्यूटन फोर्स, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 1 टेस्ला है। तो इस तरह से हम टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। अब कह रहा है विच 2 पेयर्स ऑफ वेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो फोर्स परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के ऑलवेज, और फोर्स परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये दोनों ही हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग पैरेलल टू ईच अदर in the same directions with equal momentum enter into a uniform magnetic field which is right angle to their velocity. Trace their trajectories in the magnetic field. तो मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ प्रोटॉन है, दोनों के मोमेंटम सेम है, यानी मोमेंटम इसकी भी p है और इसकी भी स्मॉल p है, ये कैपिटल P है, दोनों एंटर कर गए पैरेलली सेम डायरेक्शंस में, तो क्या होगा, क्या सीधी चली जाएगी, नहीं, दोनों जैसे ही इंटर करेगी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और दोनों रोटेट करेगी एक सर्कल में, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसकी मोमेंटम सेम है तो दोनों की रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी, बट डायरेक्शंस ऑपोजिट होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये रिवॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो अब इसी को आप ऐसे देखो, mv² होती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो बराबर होगी मैग्नेटिक फोर्स के, तो v और v क्या हो गई, कैंसिल, तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, mv/qv। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड चार्ज की सेम होती है तो q सेम होगी, b दोनों के लिए सेम है, mv यानी मोमेंटम सेम है, तो r बेसिकली क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, है ना, इसीलिए दोनों की ही रेडियस क्या हो जाएगी, सेम। r डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मोमेंटम, और मोमेंटम दोनों की बराबर है इसलिए सेम होगी। इसमें वेरी क्या कर रहा है, q प्लस माइनस बदल रहा है, इसीलिए डायरेक्शंस ऑफ जो रोटेशंस होगा, रेवोल्यूशंस होगा, वो बदल जाएगी, अदरवाइज दोनों सेम सर्कल में रिवॉल्व करेंगी। तो ट्रेजेक्ट्रीज क्या हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। ड्रॉ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी with respect to distance of a straight long wire carrying current। तो देखो वेरी लॉन्ग वायर है जो करंट कैरी कर रही है I,
और इससे हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। वेरी लॉन्ग वायर और इस पॉइंट पी पे मान लो हाइपोथेटिकली ये आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, करेक्ट। तो बी और आर के बीच में यानी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गई, यानी रेसिप्रोकल फंक्शंस। ग्राफ कैसी बनेगी, ग्राफ बनेगी हाइपरबोला। समझ में आ रहा, तो जितनी दूर जाओगे उतनी ही क्या होगी, वो कम होगी। कुछ इस तरह की इस शेप की ग्राफ बनेगी। मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब सवाल नेक्स्ट 12th, an electron beam projected along x-axis experiences a force due to magnetic field along the positive y directions। तो जो फोर्स की डायरेक्शंस है वो है y की तरफ, और इलेक्ट्रॉन बीम प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रॉन बीम की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करती है उसके ऑपोजिट करंट मूव करती है, यानी करंट की डायरेक्शंस हो गई माइनस एक्स के। व्हाट इज़ द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगा, तो हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होता है आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। ओके, तो फोर्स की जो डायरेक्शंस है वो हो गई वाई कैप, और जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शंस है यानी जो करंट की डायरेक्शन है वो माइनस एक्स कैप। तो क्या होगी डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड की, सेम लॉजिक, यहाँ पे x लगाओ, y लगाओ, z लगाओ, ठीक है। तो x क्रॉस y करेंगे तो z होगा, तो और z क्रॉस x करेंगे तो y होगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स है, करेक्ट। तो माइनस एक्स क्रॉस y, अगर x क्रॉस सॉरी मिस्टेक, तो ये जो x क्रॉस z करोगे, x क्रॉस z तो माइनस y होगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगी z। क्लियर हो गया, तो किस डायरेक्शंस में होगी, z डायरेक्शंस में होगी। चाहो तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स यानी तीनों फिंगर को स्ट्रेच करके भी निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14, how does the magnetic moment of an electron in a circular orbit r and moving with a speed v change when the frequency of the revolution is double। तो देखो समझने के लिए ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ओके, जिसकी रेडियस r है और v वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, ठीक है। तो जो v वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है करंट इनटू एरिया। तो करंट इसमें क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल, है ना, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो ये होता है अपॉन टाइम, और एरिया तो यही हो गया। तो यहाँ पे वापस से देखो, ये जो टाइम पीरियड है वो क्या होगी, टाइम पीरियड होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी 2 पाई आर, है ना, और स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, खैर यहाँ तक जाना ही नहीं है, ओके, हमें यहीं से आंसर मिल जाएगा, क्लियर। तो 1 बाई टाइम पीरियड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी इनटू एरिया। तो आप देख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट जो है मैग्नेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की।
तो इस केस में क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम क्या फ़र्क पड़ेगी अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए, है ना। किधर है सवाल, यहाँ पे चेंज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज डबल। फ्रीक्वेंसी जब डबल होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहीं से आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल varying current change if current through the coil is doubled and the radius of the coil is halved। तो बहुत अच्छा सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक सर्कुलर कॉइल है, याद रखना ये सोलेनॉइड नहीं है, ये सर्कुलर कॉइल है, यानी इसी के ऊपर बहुत सारे टर्न हैं। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सर्कुलर कॉइल की वो क्या होती है, म्यू, अगर सिंगल लूप है तो म्यू नॉट आई बाई 2r, लेकिन मल्टीपल लूप है तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एन। अब इससे क्लियरली पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आई, आर और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है क्या कह रहा है, इफ़ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल, यानी करंट वेरी कर रही है, एंड द रेडियस ऑफ द कॉइल यानी आर भी वेरी कर रही है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट रखा है। तो B1 बाई B2 क्या हो जाएगा, B1 बाई B2 हो जाएगा I1 बाई R1 अपॉन I2 बाई R2। सो बेसिकली B1 बाई B2 जो आ गई वो क्या हो गई, I1 बाई I2 इंटू R2 बाई R1। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ I1 रखना, I2 पे क्या चेंजेस आए हैं, इफ़ द करंट थ्रू द कॉइल इज डबल, यानी I2 जो है 2 टाइम्स I1 हो गया, एंड द रेडियस ऑफ द कॉइल इज हाफ, रेडियस भी आधा हो जाएगा, यानी R2 R1 की आधा हो जाएगी, R1 R1 कैंसिल, I1 I1 कैंसिल, यानी R बाई 4, सॉरी 1 बाई 4, R तो कैंसिल है। तो B1 बाई B2 जो हो गई वो क्या हो गई, 1 बाई 4। तो बेसिकली B2 जो हो गई वो 4 गुना हो गई है। ओके, तो चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो B2 बाई B1 क्या हो जाएगा, 4 बाई 1, दैट मीन्स B2 इक्वल टू 4 टाइम्स B1। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब एक मैंने छोड़ा था ये 13। अ चार्ज्ड पार्टिकल इंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे ये नॉर्थ बनाया है, ये साउथ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक्स कैप है। ओके, फिर क्या कह रहा है, अ चार्ज इंटर्स टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंसेस अ अपवर्ड फोर्स, यानी फोर्स की जो डायरेक्शंस है वो हो गई जेड कैप ऊपर की तरफ, एज इंडिकेटेड इन द फिगर। व्हाट इज द चार्ज साइन। ओके, तो अगेन हमें चार्ज की साइन, यानी करंट अगर हम निकाल लें तो हमें चार्ज की साइन पता चल जाएगा। आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। फोर्स किधर है, उसकी डायरेक्शन जेड है, और आई एल की डायरेक्शंस पता नहीं तो बॉक्स बना लो, बॉक्स कैप, और बी की डायरेक्शंस पता है तो सर्कल बनाओ, एक्स यहाँ वाई और यहाँ जेड, तो फाइनल जेड है, तो एक्स क्रॉस वाई क्या होता है, जेड। यहाँ लेकिन एक्स क्रॉस वाई जो होगा वो जेड होगा, लेकिन यहाँ दिया क्या हुआ है, यहाँ पे क्रॉस एक्स ये दिया हुआ है, तो इसमें y तो होगा लेकिन ऑर्डर चेंज हो गई तो इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव y। क्लियर हो गई, यानी जो करंट फ्लो करेगी नेगेटिव y के डायरेक्शंस में फ्लो करेगी, तो नेगेटिव y के डायरेक्शंस में करंट फ्लो करेगी। व्हाट इज़ द साइन ऑफ द पार्टिकल। अगर
करंट नेगेटिव वाई की डायरेक्शंस में फ्लो कर रही है, इस केस में वेलोसिटी नेगेटिव वाई ही है ना, देखो नेगेटिव वाई है। तो डैट मीन्स इससे साबित क्या होता है कि ये प्रोटॉन होगा। क्लियर हुआ? कौन सा होगा? चार्ज प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज होगी। क्लियर? जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर ही चार्ज फ्लो कर रहा है, तो क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शंस के ऑपोजिट फ्लो करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो एरो जो है इस डायरेक्शंस में होती। क्लियर?